नमस्कार दोस्तों, मैं सी नरेश भाटिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंडरस्टैंडिंग ओवर इनकम टैक्स बेनिफिट्स ऑफ लोन ईएमआई। जो हम लोग लोन लेते हैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो कौन कौन से लोन के ऊपर हमें टैक्स के बेनिफिट होते हैं और कौन कौन से लोन्स के ऊपर हमें ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होते। काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न सी बनी रहती है कि होम लोन्स में तो बेनिफिट हैं, हमें पर्सनल लोन लेते हैं या कोई व्हीकल लोन लेते हैं तो हम उसकी भी तो इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो क्या उसके कोई बेनिफिट नहीं है। कई बार ऐसे होता है, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है तो हमें उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भेजिए। तो वो भेज देते हैं किसने लिया हो, और आगे से सवाल आता है जी मैंने व्हीकल लोन भी लिया हुआ है, उसकी भी भेज दूँ, मैंने गोल्ड लोन लिया हुआ है उसकी किस्त दे रहा हूँ, उसकी भेज दूँ। तो मैं वो सब चीज़ें आज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये कन्फ्यूज़न, अननेसेसरी कन्फ्यूज़न मैं समझता हूँ कुछ लोगों के मनों में है, जो हम दूर करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि होम लोन ईएमआई बेनिफिट्स, इसमें इनकम टैक्स की सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के बारे में जिक्र है। दोस्तों, बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में आपको मैं ये समझाता हूँ कि लोन्स, जो होम लोन्स हैं या एजुकेशन लोन है, इन दोनों लोन्स के अलावा और किसी भी तरह के लोन पे हमें कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। होम लोन में जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके दो हिस्सा होते हैं, एक हिस्सा उसका प्रिंसिपल और दूसरा हिस्सा इंटरेस्ट। सेक्शन 80C जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें देखिए लिखा है कि 80C अलाउ एवरी इंडिविजुअल एंड HUF टैक्स पेयर, आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, दोनों को ही ये बेनिफिट मिलता है, टू क्लेम डिडक्शन अप टू ₹1,50,000। सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट, 80C में सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी डिडक्शन हमें 80C में मिल जाती है अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है घर को परचेज करने के लिए या फिर घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन। अगर आपने घर की रिपेयर करी है, कोई रेनोवेशन करवाई है, कोई ऑल्टरेशन करवाई है, उसके लिए अगर आपने कोई लोन लिया है और आपने उसके ऊपर कोई उसकी रीपेमेंट करी है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। या तो आपने एक घर खरीदा हो उसके लिए लोन लिया गया है, या फिर आपने एक प्लॉट के ऊपर घर को बनाया हो, बनाने के लिए आपने जो लोन लिया उस पर जो आप किस्त पे करेंगे तो प्रिंसिपल पार्ट पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की एक साल में डिडक्शन मिलेगी। ये वेरी क्लियर आई थिंक। इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट पोर्शन के ऊपर। इंटरेस्ट पोर्शन सेक्शन 24 है इनकम टैक्स, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है कि सेक्शन 24 अलाउ ऑल टैक्स पेयर टू क्लेम डिडक्शन अप टू ₹2 लाख फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर लोन टेकन परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी वही, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको 2 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पे अपनी इनकम में से मिल जाएगी। तो ये टोटल डिडक्शन जो बन जाती है वो 1.5 लाख रुपया ऊपर, 2 लाख रुपया नीचे, टोटल 3.5 लाख रुपया एक साल में अगर आपने होम लोन लिया है, ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिला करके 3.5 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये बेनिफिट ले सकते हैं से मतलब क्या है? 3.5 लाख मीन्स व्हाट एक्चुअली? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर आपकी इनकम, सालाना इनकम मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए है, चाहे आप सैलरीड क्लास हैं, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपकी नेट इनकम एक साल की 10 लाख रुपए है, तो टैक्स आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा? नहीं, 3.5 लाख रुपया आपके 10 लाख में से कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने सेक्शन 80 और सेक्शन 24 के तहत जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे किया है, जितना भी पे किया है, अगर मान लीजिए आपने दोनों चीज़ें मिला के 4 लाख पे किए हैं या दोनों चीज़ें मिला के आपने 5 लाख पे किए हैं, आपको 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 10 लाख माइनस 3.5,
6.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह से कोई हाउस लोन ना लिया होता तो आपके ऊपर आपको टैक्स 10 लाख के ऊपर देना पड़ता, अब आपको टैक्स 6.5 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। तो 3.5 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स बच गया, ये आपके बेनिफिट है, इसकी बात की जा रही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि होम लोन और एजुकेशन लोन, इन दोनों लोन के अलावा किसी और लोन पे किसी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। इसको एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। इनकम टैक्स लॉ डू नॉट अलाउ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ एनी लोन इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट होम लोन एंड एजुकेशन लोन। फॉर एग्जाम्पल, we cannot claim deduction of the installment paid for vehicle loan, personal loan, business loan or gold loan or any other loan. एजुकेशन लोन की मैंने बात की कि एजुकेशन लोन पे हम लोग जो ब्याज पे करते हैं हमें उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। अब ये एजुकेशन लोन हम सबको पता है, एजुकेशन लोन हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन मीन्स +2 के बाद हम जो भी स्टडी करते हैं, अगर वो स्टडी करने के लिए हम लोग किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, उस पर जो भी ब्याज देंगे हम, वो 8 साल तक हमें उसकी छूट मिलती रहेगी। एक बार पढ़ते हैं हमने क्या लिखा है इसमें। एन इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट, एनी अमाउंट मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे 80C में हमने देखा 1.5 लाख की है, 24 में हमने देखा 2 लाख की लिमिट है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना ब्याज आपने दिया आपको सारा का सारा आपको जो है डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। एन इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन टेकन फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब लोन आपने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेटली अपने किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से लोन ले लिया, आप उसको जी ब्याज दे रहे हैं, आप बोलो मेरे को वो ब्याज का भी डिडक्ट, ऐसा नहीं है। लोन आपको बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना ज़रूरी है अगर आपने इसका बेनिफिट लेना है। आगे क्या लिखा है, एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज रिलेटिव। रिलेटिव को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, रिलेटिव का मतलब है स्पाउस। स्पाउस मीन्स अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ, और अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड, उसको स्पाउस बोलते हैं। एंड चिल्ड्रन फॉर हायर स्टडीज मीन्स व्हाट, कि आपने लोन या तो अपने लिए लिया हो या फिर अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए लिया हो या फिर अपने बच्चों के लिए। आपने लोन अपनी बहन के लिए लिया, अपनी भाई के लिए लिया, अपने किसी दोस्त मित्र के लिए लिया है, आपको उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप खुद के लिए, अपनी स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए। और वो लोन हायर स्टडीज़ के लिए होना चाहिए। हायर स्टडी मैं अभी बोल के हटा हूँ, +2 के बाद जो भी हम आगे स्टडी करते हैं उसको हायर स्टडी बोला जाता है। इसी के जो मेजर पॉइंट हैं या थोड़े ध्यान में रखने वाले पॉइंट इस सेक्शन से रिलेटेड मैंने नीचे लिखे हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस डिडक्शन कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज़ नो लिमिट फॉर दिस डिडक्शन। आपने अगर 5 लाख का ब्याज दिया 1 साल में तो आप 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। 10 लाख इनकम है मान लीजिए आपकी, आपने 5 लाख के ब्याज पे कर दिया एजुकेशन लोन पे, आपका बैलेंस इनकम बच गया 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख, उस पर आपको टैक्स पे करना है। दिस डिडक्शन इज अलाउड फॉर 8 years एंड फॉर इंटरेस्ट पोर्शन। ध्यान रखें 80C और 24 में हमें दोनों चीज़ों के बेनिफिट मिल रहे थे, ब्याज के भी और प्रिंसिपल के भी। एजुकेशन लोन में सिर्फ जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे हमें सिर्फ उसकी डिडक्शन मिलेगी, जो हम प्रिंसिपल या मूल वापसी करेंगे उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये बेनिफिट हमें 8 सालों तक मिलता रहेगा। मान लीजिए आपका लोन 10 सालों के लिए है, तो पहले 8 सालों तक में आपने जितना भी ब्याज दिया होगा वो हर साल आपको उसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। हायर स्टडीज मीन्स स्टडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड आफ्टर पासिंग +2। और ध्यान रखिए यहाँ पे एक चीज मैंने डाली, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ इंडिया में के ही किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो ही डिडक्शन मिलेगा। आप आउट ऑफ इंडिया जाकर कोई स्टडी कर रहे हैं उसके लिए अगर आप लोन लिया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डिडक्शन इज अलाउड टू द पर्सन इन हुज नेम द लोन इज टेकन।
आप मान लीजिए आपने अपने बच्चे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए लोन लेकर के, लोन आपने अपने नाम पे लिया है, तो जिसने माँ ने अगर लिया अपने नाम पे उसको मिलेगा, पिता ने लिया है तो उसको मिलेगा। और अगर आपने खुद अपनी स्टडी के लिए अपने नाम पे लोन लिया तो आप ही को मिलेगा। जिसके नाम पे लोन होगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट जब हम उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो सिर्फ वही ले सकता है। ऐसा नहीं है कि लोन तो ले लिया पिताजी ने और बेटा मान लीजिए कुछ इनकम कर रहा है तो बेटे की इनकम में से ये लोन के इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। नहीं, अगर पिता के नाम पे लोन है तो जब पिता की इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी तो उसी की इनकम में से ये इंटरेस्ट की हम डिडक्शन ले सकते हैं 80E के तहत। ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। ये आमतौर पे ज़्यादातर लोगों को तो मालूम है जो रेगुलरली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, फिर भी हम उनको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में कि अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो भी दूर हो जाए। वो क्या है? सेक्शन 80C टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 80C अलाउज यू टू क्लेम डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल फी, LIC प्रीमियम, होम लोन रीपेमेंट, प्रिंसिपल पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम PPF बोल देते हैं शॉर्ट में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो आपका एम्प्लॉयर काटता है हर महीने आपकी तनख्वाह में से, FD ऑफ 5 ईयर्स, आप 5 साल FD करवाते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं डिपॉजिट, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें 3 साल का ब्लॉक इन पीरियड होता है, उसमें आप कोई पैसा जमा करवाते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक होती है बैंकों में, आप खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाती है। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट ने दे रखी हैं जो कि सारी की सारी आप अगर इन किसी भी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपको एज अ बेनिफिट उसकी डिडक्शन दी जाती है आपकी इनकम में से। इसे लिखा है टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए किया गया है कि सरकार चाहती है कि लोग पैसा अपने घरों में अपनी तिजोरियों में ना दबा के बैठे रहे, पैसे को सर्कुलेट करें, लिक्विडेट करें, पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करें। स्कूल चिल्ड्रन फीस में इसलिए इसमें डाला गया कि बच्चों की पढ़ाई में आप लोग, ताकि अब जैसे हमारे देश में ये है कि अभी भी एजुकेशन का स्तर बहुत इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे, लेकिन अभी उच्च स्तर नहीं है। अभी भी हम जाएं गांव खेड़े में तो बहुत ऐसे बच्चे हम देखेंगे कि पढ़ते ही नहीं है या 5वीं 6वीं क्लास के बाद उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता। तो उन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे एक ये चीज़ डाली गई है कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो उसका स्कूल की जो फीस पे करेंगे उसका भी आपको एज ए डिडक्शन में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बच्चों की जो हम स्कूल फ़ी पे करते हैं उसमें आजकल आप देखते हैं उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक हिस्सा होता है, एडमिशन फ़ीस एक हिस्सा होता है, स्कूल का मेंटेनेंस डेवलपमेंट के नाम से एक अलग हिस्सा होता है, और एक उनकी स्कूल फीस होती है जो एक्चुअली होती है। तो इस सेक्शन में सिर्फ वो जो एक्चुअल स्कूल फी है ना, सिर्फ वो अलाउ की गई है। अगर आप बच्चों के कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए पे करते हैं, उनके एडमिशन के लिए, उन स्कूल की कोई मेंटेनेंस डेवलपमेंट चार्जेस पे करते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। LIC प्रीमियम बहुत कॉमन है, सबको मालूम है LIC का हम सबको डिडक्शन मिलता है। होम लोन रीपेमेंट प्रिंसिपल पार्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट हमें डिडक्शन के तौर पे मिलता है, और जो ब्याज का पार्ट है वो हमें सेक्शन 24 में मिलता है, 80C में नहीं मिलता। PPF EPF ये हम डिस्कस किए। FD जो बैंक में वो 5 साल, हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कई बार 1 साल 3 साल की FD करवा ली, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अगर आपको बेनिफिट लेना है डिडक्शन का FD के तौर पे तो 5 साल FD कम से कम करवाना ही पड़ेगा। इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरी अभी आने वाले टाइम में मैं एक और प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और शेयर्स के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट इनमें डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो वहाँ पे अगर आप इसको सुनेंगे तो मैं समझता हूँ आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझने को मिलेंगी। वहाँ मैं आपको इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड क्या है वो भी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाऊँगा। इसके अलावा जो हमने होम लोन की बात की कि हमें डिडक्शन मिलती है प्रिंसिपल पार्ट की भी और ब्याज पार्ट की भी, उसमें कुछ कंडीशन भी हैं दोस्तों। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में डाली हैं। वो कंडीशन ये हैं
that the property should be owned by person claiming the deduction. जो पर्सन डिडक्शन क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट सेक्शन 24 में इंटरेस्ट पार्ट की या प्रिंसिपल पार्ट की, वो मेक श्योर करे कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे होना चाहिए, रजिस्ट्री उसके नाम पे होनी चाहिए, अलॉटमेंट लेटर अगर रजिस्ट्री नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता है कि आप ओनर हैं, मेक श्योर कि ओनर ही क्लेम करे। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ है, घर हस्बैंड के नाम पे है, डिडक्शन वाइफ क्लेम कर रही है या वाइस वर्सा, तो वो अलाउ नहीं है। हालांकि जॉइंटली अगर दोनों के नाम पे है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होगा। आगे मैंने लिखा है इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर रिजाइडिंग इन दैट प्रॉपर्टी और नॉट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी में, आप उस हाउस में रहें, आप उस हाउस को किराए पे भी दे सकते हैं। और अगर आप उसके ऊपर कोई लोन ले रखे हैं, आप किस्त पे कर रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो आपको वो अलाउ हो जाएगा। घर में रहना, घर आपके पोजेशन में हो, ये ज़रूरी नहीं है। घर का मालिकाना हक आपका होना चाहिए, घर में रहना ना रहना ये ज़रूरी नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आमतौर पे देखा गया कि लोग इस पे काफ़ी गलती करते भी हैं, प्रॉपर्टी शुड बी बिल्ट अप टू claim deduction. It should not be just a plot of land. Means property should be built up to claim deductions. प्रॉपर्टी बनी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने कोई प्लॉट ऑफ लैंड का कोई प्लॉट ले रखा है, आपने लोन लिया, उसके ऊपर ब्याज जा रही है, घर बनाया नहीं है, आप उस पर डिडक्शन सेक्शन 24 की जो ब्याज की जो होती है वो क्लेम नहीं कर सकते। मैंने बोला अभी जॉइंट की अभी हमने बात की थी, वो बात अब यहाँ आ गई है। इन केस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड बाय एनी टू और मोर पर्सन, एक ही प्रॉपर्टी है, उस पर लोन लिया हुआ है हमने, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे है, 2 बंदों, 3 बंदे, 4 बंदों के नाम पे है, मियाँ बीबी के नाम पे है, मियाँ बीबी के साथ पेरेंट्स के भी नाम पे है, जितने भी उसके ऑनर्स हैं। इन दैट केस डिडक्शंस आर अवेलेबल टू ऑल सच जॉइंट ऑनर्स। उन केस में डिडक्शन सभी ऑनर्स को मिलेगी, लेकिन एक जो उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में, उस शेयर की रेशियो में मिलेगी। एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे कि 3 पर्सन्स हैं जिनका इक्वल शेयर है प्रॉपर्टी में, और मान लीजिए 1 साल का ब्याज उन्होंने 6 लाख रुपए दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी के जो लोन लिया उसके ऊपर, और तीनों का इक्वली शेयर है, तो ऑफकोर्स 2-2 लाख रुपए। तो तीनों अपनी जब रिटर्न भरने जाएंगे तो 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन वो तीनों क्लेम कर सकते हैं। मुझे लगता है इस पॉइंट्स पे मैं क्लियर हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट किसी भी प्रकार का रह गया हो दोस्तों, तो स्लाइड के पहले ही पेज पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस। अगर आपको इस संदर्भ में किसी भी तरह की कोई क्वेरी, कोई डाउट है, आप कभी भी मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकता है आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो इस चैनल पर अब आने वाली हैं। मैं पूरा इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया बहुत सिंप्लीफाई वे में आप लोगों के सामने रखूँगा कि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं रहेगी। शुक्रिया दोस्तों।